गुड इवनिंग। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे और थर्ड चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं इनका नाम बता दूंगी क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आप लोग को पढ़ना अलग से पड़ेगा या उसमें एक एक चीज़ों को कभी कभी डिस्कस करेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा। बट चूँकि अभी चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो थर्ड चैप्टर देखा मैंने, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे थे और थर्ड चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो पहले थर्ड चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर में ग्रह गुण स्वरूपाध्याय, तो अगर देखोगे चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि ग्रहों के गुण हैं, स्वरूप हैं, उन सब के बारे में वर्णन है, तो मतलब डिटेल स्टडी है। तो मैं तो सारा आपको अर्थ सहित अर्थ ही बता रही मिली। तो मैत्रेय बोले, हे मुने, आपने प्रेम पूर्वक मुझे ग्रहों के अवतारों के विषय बताया ना। वहाँ पर हुआ था ना कि सूर्य का जो अवतार है राम है, चंद्रमा का कृष्ण है, इस तरीके से सारे आपने किया था। राहु का वरा अवतार हैं, सारे सारे धर्म मतलब जो आपके ग्रह थे उनके अवतार बताए गए थे। कृपया आप ग्रहों के गुणों व स्वरूपों के विषय में कहें। तो नक्षत्र की परिभाषा क्या है? नक्षत्र सिंपल वर्ड में आप समझते हैं जो स्थिर रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया। पराशर बोले, विप्रवर, अब मैं आकाश में नक्षत्रों और ग्रहों की स्थितियों को बताता हूँ। आकाश में जितने ज्योतिबिंब तारे आदि दिखते हैं उनमें से कुछ का नाम नक्षत्र है तथा कुछ को ग्रह कहते हैं। जिनके स्थान सदैव स्थिर हैं, अर्थात जिन तारों में परस्पर अंतर सदैव समान रहता है, उन्हें नक्षत्र कहते हैं। ग्रह के केस में क्या है? जो ज्योतिपिंड आकाश में सदैव परिक्रमण करते हुए उक्त तारों या नक्षत्रों को पार करते हुए जाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह जो है वो मूवेबल होता है और जो आपका नक्षत्र है वो फिक्स होता है। भ चक्र अर्थात नक्षत्र चक्र या राशि चक्र का 27वां भाग, मतलब 360 डिग्री के ऐसे पूरा मानेंगे सर्कुलर, तो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है ना, उसमें 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 से भाग देंगे तो एक नक्षत्र की जो सीमा आ जाएगी वो 13 डिग्री 27 आएगी, 13 डिग्री 27 कला आएगी, है ना। और जैसे राशियां जो हमारी होती हैं 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों के हिसाब से सोचोगे तो 360 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो एक जो ग्रह का जो सीमा आएगी वो 30 डिग्री की आती है। एक नक्षत्र है, उन भागों का नाम क्रमशः अश्विनी आदि 27 नक्षत्र है। तो शनि, भरणी, कृतिका, इस तरह के जो हैं आपके 27 नक्षत्र हैं। यदि उक्त भ चक्र के समान 12 भाग कर दिए जाए, अर्थात 30 डिग्री के तुल्य एक भाग क्रमशः मेष आदि राशियाँ कराती, तो जो भी आपकी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियाँ होती हैं, तो एक का जो होगा 360/12 दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा। सूर्य आदि 9 ग्रह प्रसिद्ध हैं ही, राशियों का उदय होना ही लग्न है। उसी उदय लग्न में स्थित ग्रह स्थिति योगायोग का विचार करके मनुष्यों का शुभाशुभ फल जाना चाहिए या फलित करते हैं ना, तो उनकी जो कंडीशन होती है उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। उक्त अश्विनी आदि नक्षत्रों के नाम अन्य प्रसिद्ध प्रारंभिक ग्रंथ जो हैं उनसे भी इंसान को पढ़ लेना चाहिए। पुनश्च नक्षत्रों के चर, स्थिर, उग्र आदि संज्ञाएं भी शास्त्रांतर से जान लेना चाहिए। अब राशि व ग्रहों की स्थिति से फल कथन बता रहा हूँ। तो शुरुआत में उनका इसका मतलब है, कुछ टाइम और भी बुक्स थी और उससे वो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो दीर्घ गणित से ग्रह शुद्धि, तो ग्रह शुद्धि की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए आपको खुद ही पता है कि हमारे यहाँ जो हिमाचल कर रहे मेघालय वगैरह है, उन सारी जगहों पर, या जापान में हम जानते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय होता है, कुछ जगह सूर्योदय पहले होता है, कुछ जगह सूर्योदय बाद में होता है, तो इसीलिए इन सब सारी चीज़ों का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जिस पद्धति करण या सिद्धांत से दृढ़ गणितज्ञ युक्त वेद सिद्ध ग्रह प्राप्त हो उसी का अवलंबन करना चाहिए। उसी कारण से स्पष्ट दिशा व स्पष्ट काल का साधन करना चाहिए। अदृष्ट फल अर्थात कुंडली से फलादेशार्थ स्थानीय पूर्व क्षितिज पर उदित राशि को लग्न न मान करके भू केंद्रीय अध्ययन अक्षांशों से साधित लग्न से फलादेश करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से भी एमए कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने सीधे सीधे पढ़ा हुआ है। वहाँ पर या आपके पास में आजकल जो ऐप आते हैं उसमें देखिए पूछता है जगह, क्यों पूछता है? आप सिर्फ टाइम से नहीं लेता है, क्योंकि जगह के हिसाब से फिर वो करेक्शन करता है, तो ये करेक्शन करना जरूरी होता है ना। दृष्ट पदार्थ अर्थात ग्रहणार्थ के ज्ञानार्थी स्थानीय उदय लग्न को लग्न मानना चाहिए। तो हर जगह सूर्य का उदय अलग अलग टाइम्स होगा, तो उसी हिसाब से ग्रहों का भी बनता है। इसके बाद अब मैं प्रारंभ में ग्रहों की जाति, वर्ण, रूप आदि का स्पष्टीकरण बताता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं या करेक्शंस वगैरह किया गया है। वैसे एक डेफिनेशन दी है, राशि नाम, उदय और लग्न, ठीक है। तो ग्रहों के नाम तो पता ही है सबको, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि, राहु और केतु हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु ये क्रमशः 9 ग्रह होते हैं। इनमें से सूर्य, शनि व मंगल, देखिए सूर्य है, शनि है और मंगल है, तथा क्षीण, चंद्र, राहु एवं केतु पाप ग्रह या क्रूर ग्रह हैं। तो सूर्य को भी काउंट किया है। क्षीण अगर चंद्रमा है तो पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, ये भी समझो आप। राहु केतु को तो हर कोई जानता है,
और शनि मंगल को भी हर कोई जानता है, बट सूर्य भी अगर है तो उसको भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की संज्ञा में लेते हैं। हालांकि जो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं सूर्य क्रूर ग्रह है। तथा शेष गुरु ग्रह शुक्र एवं वर्धमान चंद्रमा, चंद्रमा बड़ा होता है, तथा पाप संग रहित बुध सुख होता है। मतलब बुध जिसके साथ होता है उसके जैसा बिहेव करता है, जिसको कहते हैं हम लोग बिन पेदी के लोटा। तो अच्छे ग्रहों के साथ रहता है तो शुभ में काउंट होगा, और अगर खराब ग्रहों के पापी ग्रहों के साथ रहेगा, यहाँ पर मच्छर उड़ रहे हैं, तो वो फिर वैसा हो जाता है। ठीक है, पाप ग्रह के साथ स्थित रहने पर बुध क्रूर ग्रह ही होता है। फिर ग्रहों का आत्मादि अनुविभाग जो किया गया है वो क्या है? आत्मादि विभाग, सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है एवं चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है। जो चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, बोलते हैं चतुर्योतम सूर्य हो जाता है। मंगल सत्व होता है, पराक्रम या मनोबल है। आपका सत्व है जो आपका है वो मंगल है, जैसा मंगल रहेगा वैसा सत्व होगा। जैसे हम अपने आयुर्वेद में पढ़ते हैं ना, प्रवर सत्व, हीन सत्व, मध्य सत्व, तो मंगल के हिसाब से होता है। बुध वाणी देने वाला है, बुध वाणी का कारक ग्रह है। बृहस्पति ज्ञान व सुख का प्रतिनिधि ग्रह है, तथा शुक्र जो होता है वीरदाता, काम सुख का प्रतिनिधि जो है वो है। प्राचीन ऋषियों ने शनि का दुख का दाता माना है, दुख का ग्रह बोलते हैं। इनमें भी सूर्य व चंद्रमा राजा, मंगल सेनापति हैं, बुध जी हमारे राजकुमार हैं, गुरु व शुक्र मंत्री तथा शनि पृष्ठा या दास हैं। राहु व केतु सेना के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार सूर्यादि ग्रहों के बलाबल से फल योग्यता का विचार करना चाहिए। तो ये आपने देखा ग्रहों के नाम और ग्रहों का आत्मादि विभाग। फिर ग्रहों का वर्ण के बारे में बात करें तो सूर्य का रंग जो होता है लाल मिश्र सांवला अर्थात लाख के समान होता है। चंद्रमा गौर वर्ण का है। मंगल मध्यम कद वाला है, लाल रंग से युक्त है। बुध का रंग घास के समान सांवलापन लिए हुए हरी रंगत से युक्त है। गुरु गौर वर्ण तथा शुक्र का चितकबरा वर्ण है। सूर्यपुत्र शनि जी जो हैं वो हमारे काले रंग के हैं। ग्रहों के देवता अग्नि, जल, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र, इंद्राणी तथा ब्रह्मा, ये 7 क्रमशः सूर्यादि 7 ग्रहों के देवता हैं। अब उसके बाद फिर ये डिफाइन हुआ कि कौन सा जो ग्रह है वो पुरुष है, कौन सा स्त्री है, कौन सा नपुंसक है। तो बुध व शनि नपुंसक हैं, इसीलिए आप देखते हो कि अगर सप्तम में बुध होता है या शनि होता है तो मतलब दाम्पत्य सुख में कमी आती है। तो बुध व शनि नपुंसक हैं, चंद्रमा व शुक्र युति हैं। शेष सूर्य मंगल गुरु पुरुष ग्रह हैं। अग्नि, भूमि, आकाश, जल, वायु ये क्रमशः मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के पंचतत्व हैं। यानी कि मंगल का जो पंचतत्व है, मंगल जो है वो आपका फायर एलिमेंट को बिलोंग करता है। बुध जी जो है भूमि को यानी कि पृथ्वी को बिलोंग करते हैं। आकाश जी जो हैं हमारे शुक्र को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सॉरी, आकाश जो है गुरु को बिलोंग करता है। शुक्र जी जो है जल को बिलोंग करते हैं। शनि वायु का बोलते हैं, शनि को बोलते हैं ना एयरी प्लैनेट है, तो आपको वहाँ से भी याद रखना चाहिए। और यहाँ सूर्य व चंद्रमा के क्रमशः अग्नि व जल तत्व समझने चाहिए। सूर्य को तो बोलते ही फायर एलिमेंट है ना, और चंद्रमा जी को जल तत्व बोलते हैं, और जल में ही आपका शुक्र भी आता है। तो ये अलग अलग करके, या मैं इसकी सारणी बना करके मतलब टेबल बना करके डाल दूंगी, आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर लोगे, बट अभी मैं रीडिंग के फॉर्मेट में बता रही थी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में कहा है, फिर ग्रहों के वर्ण और सत्वादि के बारे में। तो गुरु व शुक्र जो है ब्राह्मण ग्रह बोले जाते हैं। मंगल व सूर्य क्षत्रिय, चंद्रमा व बुध वैश्य बोले जाते हैं। शनि शूद्र वर्ण है। गुरु, सूर्य, चंद्रमा सत्वगुणी है। बुध व शुक्र जो है रजोगुणी है, तथा शनि और मंगल तमोगुणी ग्रह है। यहाँ शुक्र को मध्यम श्रेणी का ब्राह्मण और गुरु को उत्तम श्रेणी का ब्राह्मण बोला गया। सूर्य को राजपदाधिष्ठित क्षत्रिय बोला गया, मंगल को मध्यम क्षत्रिय बोला गया, चंद्रमा को उदार वैश्य बोला गया है, और बुध को पक्का व्यापारी बोला गया। तो 10th हाउस में अगर मून है तो आप बिजनेस माइंड वाले होगे, लेकिन अगर ये होगा क्या बोलते हैं बुध जी वो पक्का वाला होगा, मतलब मून प्लेस्ड होगा, तो फिर आप ऐसे होगे कि आप मन से भी सोचोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुध वाला तो नहीं जी, मुझे अपना फ़ायदा किसी भी कीमत पर चाहिए, तो उसको कहते हैं पक्का व्यापारी। शनि, राहु व केतु सभी शूद्र, अंत्यस तथा संकर वर्ण के अधिपति हैं। सूर्य शहद के समान, फिर उसके बाद ग्रहों का स्वरूप बताया गया है। तो सूर्य शहद के समान भूरी आंखों वाला, चौकोर अर्थात समान लंबाई चौड़ाई युक्त शरीर वाला, पवित्र आचरण करने वाला, पित्त प्रधान प्रकृति, तो जो लोग पित्त प्रधान होते हैं वो सूर्य के होता है। बुद्धिमान पुरुष तथा कम बाल वाला होता है। तो जिनका जैसे लग्न में आप देखते हो ना सूर्य होगा तो उनको कम बाल होते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। तो वहाँ से भी आप देखते हो कैसा है, फिर उस हिसाब से पता चलता है। या जिसका सूर्य बली होगा तो उसमें भी इस तरह के लक्षण होंगे। चंद्रमा बहुत वातकफ वाला, बुद्धिमान होता है, चंचल स्वभाव, कामातुर, गोल मटोल शरीर वाला, शुभ दृष्टि, मधुर वाणी बोलने वाला होता है। तो लग्न में अगर चंद्रमा होगा तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। दिखता भी है, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, सो मैं आपको बता रही थी। मंगल क्रूर स्वभाव वाला, तो लग्न में मंगल अगर रहेगा,
आक्रामक, लाल आंखों वाला, उतावला, उदार स्वभाव या आकार वाला, पित्त प्रकृति। मंगल का भी पित्त प्रकृति है और सूर्य जी का भी पित्त प्रकृति है। क्रोधी, पतली कमर वाला होता है। तो जो हमारे मंगल जिस पर डोमिनेंसी रहेगा उसका इस तरह का नेचर रहेगा। बुध सुंदर, आकर्षक शरीर वाला, गुण अर्थ से युक्त वाक्य बोलने वाला, हास्य को समझने वाला तथा स्वयं हास्य प्रिय, वात पित्त कफ मिश्रित प्रकृति वाला। तो बुध में वात पित्त कफ तीनों आ गया, मंगल और सूर्य जी में आपका पित्त आ गया था और चंद्रमा जी हमारे वात कफ वाले थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर है बृहस्पति, बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला, भूरे बालों वाला, भूरी आंखों वाला, कफ प्रधान प्रकृति जो होती है वो होती है, बुद्धिमान व शास्त्रों को जानने वाला होता है। शुक्र सुंदर शरीर वाला, सुंदर आंखों वाला, सुखी श्रेष्ठ, कवित्व शक्ति युक्त, कफ प्रधान व्यक्ति। शुक्र भी कफ है और हमारे जो चंद्रमा थे वो वात कफ है। घुंघराले बालों वाला, वातयुक्त शरीर वाला होता है। और शनि जी जो हैं वो हमारे कफ प्रकृति वाले हैं, लंबे व पतले शरीर, विकृत दृष्टि वाला, वायु प्रधान, मोटे दांतों वाला, आलसी शरीर, संचालन में विकार युक्त, मोटे रूखे बालों व रोम वाला होता है। धुएं के समान सांवले शरीर वाला, वनवासी, भयंकर आकार प्रकार वाला, वायु प्रधान प्रकृति, बुद्धिमान, यह राहु का स्वरूप है। केतु का स्वरूप भी राहु के समान ही है। जन्म समय में सर्वबली ग्रह या लग्नेश नवासिंस चंद्रमा के शरीर आदि से मनुष्य का शील, आकार व स्वभाव का निर्णय करते समय उक्त बातों का। तो किसका लग्न पर अधिपति, लग्न में कौन बैठा हुआ, कौन लग्नाधिपति के साथ बैठा है या कुंडली में कौन सा ग्रह बली है, उसको देख करके आप उस इंसान के या उस जातक के स्वरूप का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहों की धातु जो है हड्डी, खून, मज्जा, त्वचा, चर्बी, वीर, स्नायु, ये सूर्य आदि ग्रहों की 7 धातुएं हैं। देवालय, जलस्थान, अग्निस्थान, क्रीड़ास्थान, कोषागार, शयनागार एवं उत्कड़, कूड़ा करकट डालने का स्थान, मैला स्थान, एक क्रमशः सूर्य से शनि पर्यंत ग्रहों के स्थान है। अयन 6 मास, क्षण, वार 1 दिन रात, ऋतु 2 मास, पक्ष 15 दिन, वर्ष, ये सूर्यादि ग्रहों के कालखंड है। कटु, नमकीन, तीखा, मसालेदार, मिलाजुला, खट्टा मीठा, कसला, ये सूर्यादि ग्रहों के रस हैं। बलवान ग्रह से शरीर की संबंधित धातु पुष्ट होती है तथा निर्बल से धातु निर्बल ही रहती है। तो सूर्य उच्च का होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी, सूर्य नीच का होगा तो हड्डियां कमजोर होंगी। ग्रहों के स्थान से प्रसव स्थान, प्रश्न में संबंधित स्थान समझना चाहिए। ग्रहों के काल का प्रयोग प्रश्न समय में कार्य सिद्धि की अवधि जानने के लिए होता है। लग्नेश नवांश है, लग्नगत नवांश से अयन क्षण आदि काल का वो किया जाता है। तो जब कोई हमसे इंसान क्वेश्चन पूछता है तो हम उस वक्त समय देखते हैं, तो उस समय से ये पता चल जाता है कि कौन सा लग्न होगा, है ना। इसी पर एक आरकेपी पद्धति है, तो उसमें घड़ी के हर घंटे के हिसाब से, हर 5 मिनट के हिसाब से बना हुआ है। तो वो चीज़ भी मैं करती हूँ, सो मुझे ये चीज़ पता है, तो आप लोग को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिर बुध व गुरु पूर्व दिशा या लग्न में, सूर्य मंगल दक्षिण दिशा या दशम राशि में, मतलब कौन कहाँ पर बली होता है। तो ग्रहों का दिग्बल काल, चेष्टा, निसर्ग बल के लिए दिया है श्लोक कि बुध व गुरु पूर्व दिशा या लग्न में, सूर्य मंगल दक्षिण दिशा या दशम राशि में, शनि पश्चिम दिशा या सप्तम लग्न में, शुक्र व चंद्रमा उत्तर दिशा या चतुर्थ लग्न में बलवान होते हैं। यही ग्रहों का दिग्बल है। चंद्रमा, मंगल व शनि रात में बलवान होते हैं, अर्थात रात्रि बली होते हैं। बुध सदैव बलवान है और शेष सूर्य, गुरु, शुक्र दिन में बली होते हैं। सभी क्रूर ग्रह कृष्ण पक्ष में तथा शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बली होते हैं। शुभ ग्रह उत्तरायण में तथा क्रूर ग्रह दक्षिणायन में बली होते हैं। वर्षेश सारे वर्ष में, मासेश सारे मास में, वारेश अपने वार में, होरेश अपनी होरा में बलवान होता है। यह कालबल है। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक निसर्ग बली होते हैं। यह निसर्ग बल है, मतलब सबसे ज़्यादा शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा और चंद्रमा से जीव ही सूर्य जी बलवान होते हैं। ग्रहों के वृक्ष तो अलग अलग वृक्ष भी हैं, आप लोग को पता ही है। सूर्य स्थूल अर्थात सारयुक्त मजबूत इमारती उपयोग वाले वृक्षों को, शनि दूषित व निंदित, देखने में खराब लगने वाले, मन को प्रसन्नता न देने वाले वृक्षों को, चंद्रमा दुग्धित वृक्षों को यानी क्षीरी वृक्ष जो कहे जाते हैं उनको, तथा जिनके भीतर जलरस आदि रहता है जैसे नारियल, रबर, बट आदि को, तथा मंगल, कड़वे, नीम आदि तथा विशेषतः तीखे अर्थात सरसों, राई, मिर्च आदि वृक्षों को उत्पन्न करता है, अर्थात इन वृक्षों पर इन ग्रहों का आधिपत्य रहता है। शुक्र फूलदार वृक्षों को, गुरु फलदार वृक्षों को, बुध फल रहित लेकिन शुभ चंदन आदि वृक्षों को, शनि सूखे रहित वृक्षों को उत्पन्न करता है। राहु केतु के विषय में दातव्य है कि जैसे ग्रह के साथ स्थित हो या जिस ग्रह की राशि में उसी ग्रह के वृक्षों के अधिपति होते हैं, अथवा जहरीले, अभक्ष, निंदित फल वाले वृक्षों के अधिपति राहु केतु हैं। कहा गया है शनि, राहु और केतु का स्थान बल्मीक अर्थात बिल, बाम्बी, गुड़ स्थान, भूमिगत स्थान, गुफा, गड्ढा आदि समझना चाहिए। ठीक है,
फिर है ग्रहों के वस्त्रादि है। राहु का वस्त्र अनेक रंगों से युक्त कत्था, केतु का वस्त्र छेदयुक्त होता है। राहु की धातु सीसा, केतु की नीलमणि, नीला पत्थर, फिरोजा, कटैला आदि है। गुरु का वस्त्र पीला, शुक्र का रेशमी कोमल वस्त्र, सूर्य का लाल व रेशमी वस्त्र, चंद्रमा का सफेद या उज्ज्वल रेशमी वस्त्र, बुध का काला या नीला रेशम, मंगल का साधारण लाल वस्त्र, शनि का मोटा रेशम होता है, चितकबरा कपड़ा होता है। मूल में क्षौम शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ रेशमी कपड़ा अथवा बारीक, मुलायम, चमकीला, महीन, मलमल आदि भी हो सकता है। तो ग्रहों की ऋतुएं कौन कौन सी? शुक्र की बसंत ऋतु, मंगल व सूर्य की ग्रीष्म ऋतु, चंद्रमा की वर्षा, बुध की शरद, गुरु की हेमंत और शनि की शिशिर ऋतु होती है। राहु वर्ष में 8 मास तथा केतु 3 मास तक प्रभावी होता है। ग्रहों की धातु मूल जीव संज्ञा क्या है? राहु, मंगल, शनि व चंद्र ये धातु संज्ञा ग्रह हैं। सूर्य और शुक्र मूल संज्ञक तथा शेष बुध, गुरु व केतु जीव संज्ञक ग्रह हैं। सभी ग्रहों में शनि सबसे वृद्ध है, तथा निसर्ग आयु संग में सबसे अधिक वर्ष देता है। सामान्यतः यह आयुष्यवर्धक ग्रह है। फिर है ग्रहों के उच्च नीच स्थान। तो ये सभी वैसे मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ से बता दे रहा हूँ। मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन व तुला ये राशियाँ क्रमशः सूर्य से शनि पर्यंत उच्च राशियाँ हैं। 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20 इन राशियों में परम अंश है। मतलब हर जो ग्रह होता है ना, अपनी अलग अलग राशि के हिसाब से परम अंश में उच्च का होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा कि 30 डिग्री का होता है तो उसमें पूरे में करता है। उच्च राशि से 7वीं राशि में उक्त अंशों में ही ग्रहों के परम नीचे होते हैं। जैसे सूर्य मान लो प्रथम एक राशि में उच्च का होता है तो 7 राशि में नीच का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। या जैसे मान लो चंद्रमा जी 2 नंबर में उच्च के होते हैं तो 7वीं उससे होगी 8वीं राशि तो उसमें नीच के होते हैं। ऐसे ही हर किसी के लिए है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो पढ़े हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिर मूल त्रिकोण का निर्णय। तो मूल त्रिकोण का क्या होता है? सिंह राशि में 0 से 20 अंश तक सूर्य मूल त्रिकोण तथा शेष अंशों में स्वनक्षत्र होता है, स्वक्षेत्र होता है। तो चंद्रमा जी सूर्य जी की तो एक ही राशि है सिंह राशि, तो उसी में मूल त्रिकोण भी अपना है, लेकिन वो 20 अंश तक ही होता है, 20 अंश के बाद नहीं होता है। ये भी सोचने की बात होता है। फिर चंद्रमा जी वृष राशि में उच्च के होते हैं तो 3 अंश तक ही उच्च के हैं और आगे शेष अंशों में मूल त्रिकोण ही रहता है। बुध जी का कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च तथा 16 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण, 21 से 30 अंश तक स्वगृही बोले जाएंगे। बृहस्पति धनु राशि में 10 अंश तक का मूल त्रिकोण तत्पश्चात स्वगृही होता है। तुला राशि में शुक्र 15 अंशों तक त्रिकोणी तथा तत्पश्चात स्वक्षेत्री होता है। कुंभ राशि में शनि 20 अंश तक मूल त्रिकोणी तथा शेष अंशों में स्वगृही होते हैं। ब्रह्मा जी ने परस्पर ग्रहों की शत्रुता मित्रता बनाई हुई है। इसका मैंने एक चार्ट एक बार शेयर किया था, नहीं तो मैं आप लोग को एक बार चार्ट फिर से शेयर कर दूंगी। जैसे सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं, और शत्रु जो है सूर्य का शुक्र और शनि है, और सम जो होता है बुध जी होते हैं। चंद्रमा का जो मित्र है सूर्य और बुध है, और शत्रु उसका कोई नहीं है, बट चंद्रमा जी बहुतों के मतलब वो हैं। तो चंद्रमा जी के साथ में जो उनके साथ सम है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि सभी सम रहते हैं। मंगल का जो मित्र है सूर्य, चंद्रमा और गुरु है, और मंगल का शत्रु जो होता है बुध होता है, और शुक्र, शनि उसके साथ सम रहते हैं। बुध का मित्र जो है शुक्र और सूर्य है, और उसका शत्रु जो है चंद्रमा है, और उसके साथ सम जो रहते हैं मंगल, गुरु और शनि रहते हैं। गुरु का जो मित्र है सूर्य, चंद्रमा और मंगल है, शत्रु इसका जो है वो आपका गुरु का बुध और शुक्र है, और सम रहता है शनि इसके साथ रहता है। शुक्र जी का मित्र जो है बुध और शनि है, इसके शत्रु सूर्य और चंद्र हैं, और इसके साथ सम रहता है मंगल और गुरु। उसी तरह शनि जी के जो मित्र हैं बुध और शुक्र हैं, और शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और गुरु जी सम रहते हैं। तो मूल त्रिकोण राशियों से 2, 4, 8, 12, 5 और 9 तथा उच्च राशि मित्र होते हैं, उच्च राशि मित्र होते हैं। शेष ग्रह शत्रु हैं। तो मतलब मूल त्रिकोण की जो राशि रहेगी उससे 2, 4, 8, 12, 5, 9 में ये रहेंगे, उच्च राशि से रहेंगे। यदि किसी ग्रह की एक राशि मित्र वर्ग में, दूसरी राशि शत्रु वर्ग में आ जाए तो वह सम कहलाता है। यह सत्याचार ने कोई बनाया हुआ है, समर्थित मैत्री कही जाती है। ठीक है, उसके लिए आप बृहद जातक को भी देख सकते हो। फिर है ग्रहों के तत्कालिक मैत्री। तो ग्रह जिस राशि में स्थित हो उसे दूसरे, तीसरे, चौथे एवं 10वें, 11वें भाव में जो राशि होगी तो वो तत्काल मित्र कहे जाते हैं। अन्य स्थानों में ग्रहों के साथ स्थित ग्रह तत्काल शत्रु होते हैं। यह तत्कालिक मैत्री होती है। तो मैत्री भी कई सारी तरह की होती है। तो पंचधा मैत्री वर्ड है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो ग्रह निसर्ग व तत्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हों उनको अति मित्र कहे जाते हैं। दोनों प्रकार से शत्रु हों तो अति शत्रु कहे जाती हैं। यदि एक स्थान पर मित्र तथा अन्यत्र स्थान सम हो तो मित्र, तथा एकत्र शत्रु अन्यत्र सम हो तो शत्रु होते हैं। एकत्र शत्रु अन्यत्र मित्र हो तो सम होता है। इस प्रकार मित्र विचार करके दैवज्ञों को फल करना चाहिए। दैवज्ञ मतलब ज्योतिष को, जो दैव को जानता है उसको दैवज्ञ या ज्योतिष बोलते हैं। तो ग्रहों का स्थान फल होता है
उच्चस्थ ग्रहफल जो शुभ फल होता है 60 कला में अर्थात 1/1 मूल त्रिकोण में होता है। तो ये सब सारी चीज़ें पूरा मैथ वाला पोर्शन है, तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ। इन सारी चीज़ों को एक एक बातों को बार बार समझाना पड़ेगा। तो ग्रहों का स्थान बल है, फिर अप्रकाशक ग्रहों का जो स्पष्टीकरण है, फिर गुलिक है, काल वेला है, मृत्यु एवं घंटा आदि ज्ञान है। गुलिक का मतलब होता है कि दिन को आप डिवाइड करते हो, उसमें जो 8वां पार्ट आता है उसका जो मालिक होता है शनि जी होते हैं, तो गुलिक काल होता है। उसी तरीके से काल वेला, मृत्यु एवं घंटा आदि ये सारी चीज़ें डिफाइन है। फिर गुलिक का साधन है, तो गुलिक का लग्न साधन जब किया जाता है तो ये आपका मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्राणपद की परिभाषा है, तो उसमें भी सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसीलिए ज्योतिष के 3 पार्ट थे ना। आपको याद होगा कि ज्योतिष में था गणित था, होरा था और आपका संहिता थी। तो गणित वाला प्राण पर पद परिभाषा दे रखी है, उसमें भी मैथमेटिकल पार्ट है। फिर उसके साधन की कई सारी विधियाँ दे रखी हैं। फिर निषेक लग्न की भी विधि दे रखी है। फिर पराशर जी ने बहुत सारा मतलब कि मैथमेटिकल पार्ट है, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। फिर उस तरीके से फिर आप कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में मेनली यही है। तो ग्रहों के स्वरूप वगैरह हैं, ग्रह के कौन से मित्र हैं, ग्रह के कौन से शत्रु हैं, ग्रह कब बली है कब नहीं बली है, ये सारी चीज़ें आपने जाना। और उसके अलावा उनके मित्रों के पंचताम मित्र के करने तरीके हैं कि अति मित्र कौन है, नॉर्मल मित्र कौन है, तत्काल से कौन सा मित्र है। मतलब कि जैसे आजकल पॉलिटिक्स में होता है ना कि कौन एक जैसी विचारधारा वाले हैं, कौन भाई मुद्दा आधारित समर्थन है। तो इसी तरीके से हमारे प्लानिटरी सिस्टम में जैसे है वैसे हमारे पॉलिटिक्स में है, या पॉलिटिक्स में जैसा है वैसे आपके प्लानिटरी कॉम्बो में भी है कि सिचुएशनल भी कुछ लोग मित्र होते हैं और सब सारी चीज़ें। और बहुत सारा पार्ट जो मैथमेटिकल पार्ट है इस पर हो सकता है, अभी तो नहीं, मैं बाद में आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी। अदरवाइज़ आजकल तो ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ऐप पर मिल जाती हैं। बट अगर आप इसको जानते रहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ये जो लोग प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, डिग्री कोर्सेज करते हैं या मास्टर्स करते हैं, तो वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर 4th चैप्टर करेंगे। ओके, बाय।